हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आपके इंटरनल एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मार्क कर लेना भाई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू फंक्शन and the size and the shape, the cells are divided into two sections, that is यहाँ पर देखो आपको दिया है दो सेक्शंस में डिवाइड किया रहता है आपका सेल, दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर प्लांट सेल एंड सेकंड वन इज योर एनिमल सेल। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है एक प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो चलिए बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की। अगर मुझे पहचानना रहेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेल आपका प्लांट सेल और कौन सा एनिमल सेल और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको ये लेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। वैसे एनिमल सेल में अगर आप चेकआउट करेंगे तो एनिमल सेल में ये जो लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर आपको वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किधर प्रेजेंट रहता है भाई, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, तो दैट इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रेजेंट रहता है बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर दिखेगा, तो एनिमल सेल में दिखेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रफ ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है भाई, प्लास्टिड अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा, तो एनिमल सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट मिलेगा। एनिमल सेल में ये क्या रहता है भाई, तो एब्सेंट रहता है। प्लास्टिड का काम क्या रहता है, इट गिव कलर, तो वो कलर देने के लिए काम में आता है इसके लिए। वैक्यूल की अगर बात करें तो वैक्यूल भाई दोनों में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट साइज अलग रहता है, एनिमल सेल में साइज छोटा रहता है, प्लांट सेल में, और ये भी प्रेजेंट रहता है, ये भी प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है, ये भी प्रेजेंट रहता है। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया कि इतने कंपोनेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। क्या क्या कंपोनेंट्स है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड। अच्छा ये ईआर की जगह क्या है भाई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आएगा वैक्यूल, वैक्यूल के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। टेंशन मत लेना क्योंकि ये हम एक एक सेक्शन पूरे चैप्टर में देखने वाले। यहाँ पर अगर मार्किंग की बात करूँ तो ये देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। रुको और अच्छे से इनका डीलिंग करते हैं। चलिए देखिए ये वाला जो सेक्शन है इसको क्या बोलेंगे भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। आप इसको लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो सेल वॉल बोलेंगे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लाइजोसोम्स के सेक्शंस में आएंगे। ये देखो ये भी आपका क्या रहेगा भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका रहेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी ये आपका क्या रहता है भाई, तो साइटोप्लाज्म। अच्छा दोनों में एक और चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट रहता है। ये यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जाम में ना, एग्जाम में देखो आपको अगर नेमिंग वो देंगे तो नेमिंग में आपको सिर्फ इतना ही नेमिंग करना है और इतना नेमिंग आपको मैं आगे वाले सेक्शंस में बताऊंगा कि हाउ टू नेम दिस, ये सारी चीज़ों को नेम आउट कैसे करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट सेक्शन दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। देखो क्या बोला, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में फर्स्ट सेक्शन जो कि हमारा आता है दैट इज योर सेल वॉल। सबसे फर्स्ट सेक्शन क्या है, सेल वॉल। इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ एल्गे, फंगाई एंड प्लांट्स। मतलब जितनी भी ग्रीन चीजें होती है उनके आजू बाजू में आपको ये मिलता है। इंपॉर्टेंट पार्ट, एनिमल्स सेल लैक सेल वॉल। एनिमल का जो सेल होता है उसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल इज एन इलास्टिक, कैसा है ये भाई, तो पूछेंगे नेचर। इलास्टिक स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। किसके आजू बाजू में रहता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सपोज ये आपका सेल है तो इसके आजू बाजू में आपको एक और लेयर मिलेगा जिसको आप बोलोगे सेल वॉल। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इसके अंदर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है जो कि जिसका नाम क्या रहता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। आफ्टरवर्ड पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, स्यूबेरिन, क्यूटिन आर एडेड इन सेल वॉल एज पर नीडेड। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग इसका मेन स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट रहता है। बट उसके साथ साथ एक और चीज और भी दो तीन चीज ऐड करते हैं, दैट इज लिग्निन ऐड करते हैं, स्यूबेरिन ऐड करते हैं, क्यूटिन ऐड करते हैं। ये वैसे प्लांट्स के लिए जो कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं ना,
कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं, तो वाटर वाले प्लांट्स लोग के लिए ये सब ऐड किया जाता है, दैट इज योर लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन आर एडेड इन सेल वॉल एज पर नीड। अब इसका फंक्शन क्या है, आपको ये फंक्शन याद रखना है। अब इसका फंक्शन देख लो क्या है भाई, आपको एग्जाम में दो ही चीजें पूछने वाले, फंक्शन पूछेंगे और उसका नेचर। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। तो इसका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द एक्सेस एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल हमेशा ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा भाई, तो सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो ये देखने को भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इसके बाद प्लांट सेल के बाद जस्ट जो मेम्ब्रेन आता है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये आप क्या बोलते हो, तो भाई सेल मेम्ब्रेन। इट इज थिन, कैसा है, पतला है, फ्रेजाइल मतलब बहुत इलास्टिक, फ्रेजाइल मतलब बोलते हैं ना एकदम हल्का, जो आसानी से टूट सकता है। इलास्टिक रहेगा मतलब जो खिंचाव जिसके अंदर रहता है, इलास्टिसिटी जो दिखाता है। कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल कंपोनेंट्स को बचाता है। सेल कंपोनेंट्स क्या, तो अभी हम लोग ने ऊपर बात किया सेल कंपोनेंट्स में कौन कौन आता है भाई, तो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दो, सेल वॉल भी छोड़ दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारे सेल कंपोनेंट्स को ये क्या करता है, तो बचाने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि एक प्लांट सेल आपको कैसा दिखाई देता है। देखो अगर एक प्लांट सेल की बात किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके अंदर हम लोग ने जितना पॉइंट्स मार्क आउट वहाँ पर स्टडी किया उतना ही बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात किया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस आपको ऐसा दिख रहा है। फिर हमने बात किया न्यूक्लियोलस, ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये सब हमने बात नहीं किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस ये आपको याद रखना है, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। उसके बाद गोल्गी अपैरेटस आपको याद रखना, दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। वैक्यूल आपको याद रखना, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट। आप डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर भी आप यही सब मार्क करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। एरो के साथ आप इसका मार्किंग देखना, सेल वॉल देखो ये बाहर का लेयर, सेल मेम्ब्रेन ये देखो अंदर का लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया देखो ये ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल की बात करें तो इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जिसका काम क्या रहता है भाई, स्टोरेज का काम रहता है। फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही हमारा यहाँ पर क्या रहता है, प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस, तो ये हो गया आपका गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो चाहे रफ, वो आपको न्यूक्लियस के बाजू में ही मिलेगा। तो इतना कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट को मत भूलना, दैट इज योर साइटोप्लाज्म, इधर नीचे दिखेगा। तो साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। तो आई होप आपको ये प्लांट सेल बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखते हैं हमारा एनिमल सेल। जब आप एनिमल सेल की बात करोगे इसमें भी सेम चीज़ें मार्क करनी है। ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जस्ट आपको क्या मिलेगा, तो भाई साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, ER। ER मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो आपका सेक्शन है इसको आप क्या बोलोगे, तो गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडी रहेंगे आपके। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप ये बाहर वाला पार्ट देखो तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलेंगे। ये अंदर वाला जो सेक्शन है इसको आप बोलोगे न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोलस। तो ऐसे आपको इसके अंदर मार्किंग करनी है। एग्जाम में डायग्राम पूछा तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है, बट आपको नॉर्मल जो अभी ऊपर टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है वो आपको ड्रॉ करना है। बट आपके पॉइंट्स आपको इतना ही नेमिंग करना है जितना वहाँ पर सेल कंपोनेंट आपको मेंशन किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी हमने स्टडी किया, बात करते हैं, देखते क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, इसके नीचे सेकंड। इसको जाने के लिए आप इमेजिन करिए सैंडविच। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन है भाई, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा 3 तरीके के मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 2 तरीके का हो गया। और एक हो गया जो बोलते हैं ना कुछ चीज़ों को ये अलाउ करेगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स को ही अलाउ करेगा। वैसे एक और बोलेंगे परमिएबल। परमिएबल मतलब वो सबको अलाउ करेगा। ये सिलेक्टिव हो गया। फिर एक होता है परमिएबल होता है और एक होता है इम्परमिएबल। सिलेक्टिव मतलब जो कुछ चीज़ों को ही अलाउ करेगा, सम कंपोनेंट्स को अलाउ करेगा। परमिएबल मतलब जो सबको अलाउ करेगा।
और इम्परमेबल मतलब जो किसी को नहीं अलाउ करेगा। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा भाई, सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब जो चीज़ें हमारे सेल के काम की है उसे वो क्या करेगा, अलाउ ओनली सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल वाइल प्रिवेंट्स द अदर सब्सटेंस, मतलब कुछ सब्सटेंस जो उसके काम के उनको वो एंट्री देगा, बाकी सारे सब्सटेंस को वो क्या करेगा भाई, तो बाहर रखेगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड CO2 एग्जिट द सेल। तो जिसका काम है उसको वो क्या करेगा अंदर, सपोज ये उसका क्या है, घर का दरवाजा है, ये उसका घर है, चलो इधर समझते, देखो ये आपका सेल है, ये मेम्ब्रेन से अंदर जाना है, तो ये सबको नहीं एंट्री देगा, कुछ अभी यहाँ से सपोज 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, अब इसमें से ये किसको एंट्री देगा, तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये किसको एंट्री देगा, देखो ये वाला ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, अब ये एंट्री सिर्फ ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर को देगा, क्योंकि ब्लू वाला स्ट्रक्चर क्या है, वाटर है, बाकी ये वाला स्ट्रक्चर को एंट्री और ये वाले स्ट्रक्चर को एंट्री नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल है, मतलब ये कुछ ही चीजों को एंट्री देता है। नेक्स्ट, इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेल द सेलुलर एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर ये मेरा सेल है, ये सेल के बाहर कुछ भी होने दो, जैसे सपोज आपका ये घर है, बराबर, घर के बाहर बारिश हो रही है, क्या घर के बाहर बारिश होने से आपके घर में कोई चेंजेस होता है, क्या नहीं, घर के बाहर भाई बारिश कुछ भी, घर के बाहर कुछ भी होता है, आपके घर में कोई चेंजेस नहीं होता है। वैसे ये सेल भी है, सेल के बाहर कुछ भी होने दो, ये इसके अंदर के टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करता है, एंड दिस कंडीशन इज नथिंग बट योर होम्योस्टैटिस। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि होम्योस्टैसिस क्या है, फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे वो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब अभी हम जो आगे का बात करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन इस क्या, देखो 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक जो एनर्जी कंज्यूम करती है सेलुलर एनर्जी, और एक दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। ये कौन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। पहला काम क्या करता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सो। अब आपको जैसे कि पता है एंडो का मतलब क्या होता है भाई, तो अंदर, इनसाइड। ये क्या करेगा, टू गल्फ और एनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटर, मतलब ये क्या करेगा, ये सपोज मेरा सेल था, अब ये क्या करेगा, फूड को अंदर ले रहा है, कहाँ ले रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। वैसे एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, एक्सो हो गया। एक्सो का मतलब EX का मतलब क्या होता है भाई, एग्जिट हो जाता है, एग्जिट होता है, बराबर। तो जब भी एक्सोसाइटोसिस हो रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, मतलब चीज़ों को सेल के बाहर निकाला। अब सेल के बाहर क्या निकालेगा भाई, तो वेस्ट को बाहर निकालेगा, जरूरी चीज़ों को आप थोड़ी घर के बाहर निकालते हो। तो टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल, तो द प्रोसेस टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल इज एक्सोसाइटोसिस एंड द प्रोसेस टू एनगल्फ फूड और अदर सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, एंडोसाइटोसिस। मतलब क्या, अगर अंदर ले रहा है तो भाई एंडोसाइटोसिस, और अंदर क्या लेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं। नेक्स्ट, अगर वो बाहर दे रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, तो एक्सोसाइटोसिस। और वो एक्सोसाइटोसिस में क्या करेगा, तो जो चीज़ें वेस्ट हैं उनको ही वो क्या करेगा, तो भाई सेल के बाहर फेंकने वाला है। तो आई होप आपको ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, प्रोसेस दैट डजंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। ये ऐसे प्रोसेस है जिनको एनर्जी की ज़रूरत भाई नहीं होती है, ये प्रोसेस विदाउट एनर्जी भी काम करते हैं। जैसे डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये इसके लिए मैंने वीडियो रखा है, वीडियो इन द सेंस फोटो रखा है, भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस देख लेते हैं। देखिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अभी जो मैंने आपको बताया, देख भाई एंडो मतलब क्या कर रहा है, ये जो सेल्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इनको ये देखो क्या दे रहा है, एंट्री दे रहा है। अगर ये एंट्री दे रहा है तो इससे भाई मैं क्या बोलूँगा, तो एंडोसाइटोसिस बोलूँगा। अब एंडोसाइटोसिस यहाँ पर जा रहा है, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, देखो इधर यूज़ हो रही हैं, और कुछ उसका क्या निकलेगा, ये इसमें से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बाहर आ गए। अब ये जो चीज़ है इसको मुझे क्या फेंकना है, बाहर फेंकना है। अब मैं बाहर फेंकूंगा तो इसको भाई मैं क्या बोलूँगा, तो एक्सोसाइटोसिस बोलूँगा। तो ये रहा आपका पूरा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट देखो प्रोसेस दैट डजंट कंज्यूम एनर्जी। अभी मैंने वही बोला आपको, ऐसी प्रोसेस जिसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। उसके अंदर फर्स्ट कौन आता है भाई, तो डिफ्यूजन आता है, उसके बाद कौन आता है, तो ऑस्मोसिस आता है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए प्रॉपर है, एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड O2, ये काम क्या हो गया भाई, तो डिफ्यूजन। उसके बाद
ऑस्मोसिस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑस्मोसिस द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर। मतलब सपोज ये मेरा एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो आपको ये पता है कि वाटर हमेशा कहाँ से हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, तो पानी अंदर बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अब सपोज ये कंडीशन है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, जहाँ पर H2O लिख रहा हूँ वहाँ पर पानी ज़्यादा और यहाँ पर पानी कम है, तो ये यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड जाएगा। तो थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है भाई कि जो वाटर को अलाउ करेगा जाने के लिए, मतलब सारे सेक्शंस को अलाउ नहीं करेगा, कुछ ही पार्ट्स को अलाउ करता है अंदर बाहर जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलो यहाँ पर देखो डिफ्यूजन भी दिया है और ऑस्मोसिस भी दिया है। देखो भाई जब मैं डिफ्यूजन की बात कर रहा था, पहले डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, अब ये जब आगे जा रहा है तो ये डिफ्यूज हो रहा है ना, पहले ये लोग एक साथ थे, अब ये लोग अलग अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना, और ये आपको सेल्स में प्रॉपरली दिखाई देता है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ, ऑस्मोसिस की बात करता हूँ, ऑस्मोसिस में मैंने क्या बोला कि ये मेरा एक सेल है भाई, ये सबको तो बाहर जाने देगा नहीं। अब देखो ये मेरा क्या है, प्योर वाटर है, और ये मेरा क्या है, सोल्यूशन है, बराबर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये सेंटर में। अब ये सारे के सारे वाटर्स को अलाउ नहीं करेगा, कुछ ही वाटर्स को देखो ये क्या कर रहा है, एंट्री दे रहा है। तो ये यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा था, इसने वाटर अंदर लिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी ये भी पता चल जाएगा कौन से टाइप का सोल्यूशन है। अच्छा, ऑस्मोसिस में एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस नहीं होता है, यहाँ पर क्या बनता है भाई, तो सोल्यूशन बनता है। कौन क्या बनता है, सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की हम बात करते हैं। ऑस्मोसिस मतलब समझा क्या, कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, छन्नी जैसा ये चीज़ है जो क्या करेगा, वाटर को इनसाइड एंट्री देगा। वाटर को जब ये एंट्री दे रहा है तो 2 कंडीशन में, या तो बाहर पानी ज़्यादा और ये अंदर ले रहा है, या तो अंदर पानी ज़्यादा ये क्या कर रहा है, बाहर दे रहा है। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, इसका स्टेटमेंट चेकआउट करते। देखो तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, 3 तरीके का सोल्यूशन ये बनाता है, ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस या फिर एंडोस्मोसिस जब आप करते हो। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन, मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर। तो ये सपोज मेरा एक सेल है, आइसोटोनिक के लिए बना रहा हूँ, ये सेल है, यहाँ पर भी 10 वाटर है और सेल के अंदर भी क्या है भाई, तो 10 वाटर है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ना ही तो अंदर मूव करेगा ना ही तो बाहर, क्योंकि जहाँ पर कम रहता है वहाँ पर मूव करता है ना, बट आइसोटोनिक में कहीं नहीं मूव करेगा। तो मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर डजंट गो इन और आउट। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, द सेल हैज लेस वाटर। अब ये सपोज मेरा क्या है भाई, तो ये सेल है, सेल के पास वाटर कम है, यहाँ पर सपोज 5 वाटर है और बाहर कितना है, 10 वाटर है। अब सेल को अगर ज़रूरत लगेगा तो सेल यहाँ से वाटर को अंदर बुलाएगा, तो यहाँ से उसने अंदर बुलाया तो सोल्यूशन में पानी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसको आप एक और चीज़ बोलते हो, दैट इज योर एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, पानी को अंदर ले रहा है, और जब कोई चीज़ अंदर आती है तो उसके लिए वर्ड क्या लगता है, एंडो। इसीलिए हम लोग ने एक पढ़ा भी एंडोसाइटोसिस। तो वैसे ऑस्मोसिस में भी अगर वाटर अंदर मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। रेजिन समझ में आता है भाई, चना सोचो, चना अगर आप देखो, चने को आपने कहाँ पर रखा भाई, तो वाटर के अंदर रखा है, थोड़ी देर के 4-5 घंटे के बाद देखोगे तो चना क्या हो जाता है भाई, फूक जाता है। मतलब वो क्या करता है, उसके अंदर वाटर जाता है, जिसको आप बोलते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द सेल्स बिकम टर्जिड। तो याद रखना, सेल्स इसमें क्या हो जाते हैं, तो भाई दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। टर्जिड क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या जाता है भाई, तो वाटर की एंट्री होती है। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें, द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम। सेल के पास बहुत ज़्यादा वाटर है, सपोज ये मेरा सेल है, अब सेल के अंदर सपोज 10 वाटर है और बाहर कितना है, 2 ही वाटर है। अब क्या करेगा, सेल अपने वाटर को लूज आउट करना, तो ये सेल का जो वाटर है उसको वो कहाँ पर भेजेगा भाई, तो बाहर भेजेगा। अब जब वाटर को बाहर भेज रहा है तो ये कंडीशन क्या हो जाता है, बाहर मतलब एग्जिट, मतलब ये हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। और यहाँ से वाटर बाहर गया, देखो द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। If fruit pieces are kept in a thick saturated sugar solution, the water from fruit pieces enter the sugar solution, so the fruit pieces shrink after a while. If plant cell or animal cell is kept in hypotonic solution, water comes out of the cell by the process of exosmosis and there is contraction of cytoplasm. This process is called as
प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, देखो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है, अगर इसको आपने बहुत ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर रख दिया तो इसका जो भी वाटर है वो किधर आ जाएगा भाई, तो बाहर आ जाएगा। और जैसे ही इसका वाटर कहाँ आ गया भाई, बाहर आ गया, तो सेल जो हमारा टर्जिड था वो ऐसा श्रिंक हो जाएगा। सेल अगर श्रिंक हो गया तो ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो भाई प्लाज्मोलाइसिस बोलते हो। प्लाज्मोलाइसिस मतलब, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन, और प्लाज्मो का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होता है और वाटर जो भी है वो बाहर आता है। तो बाहर कहाँ पर आएगा, तो एनवायरनमेंट में चला आएगा, या फिर वो जो भी बीकर रहेगा बीकर के अंदर आ जाएगा। तो ये जो वाटर है ये इसने क्या किया, वाटर दे दिया। वाटर अगर दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो एक्सोस्मोसिस हो गया, और ये एक्सोस्मोसिस की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनेगा। तो चलिए देखिए अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बात किया भाई किसका, सेल वॉल का बात किया। सेल वॉल के बाद हमने किसका बात किया भाई, सेल मेम्ब्रेन का बात किया। अब सेल मेम्ब्रेन में हमने दो टाइप्स पढ़े, एक जिसको एनर्जी लगती है और एक जिसको एनर्जी नहीं लगती। जिसको एनर्जी लगती है वो हमारा क्या रहता है भाई, तो एंडोसाइटोसिस, और एक रहता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और जिसको एनर्जी नहीं लगती वो हमारा क्या रहता है भाई, तो डिफ्यूजन रहता है डिफ्यूजन रहता है। और भाई क्या रहता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी दो टाइप रहते हैं भाई, तो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। इतना सेक्शन हमने कंप्लीट किया, ये पूरा फ्लो चार्ट बना के रख ले। चलो तो अब बात करते हैं हम किसकी, साइटोप्लाज्म, दैट इज योर थर्ड सेक्शन। दो सेक्शन बात किया, दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल, सपोज ये आपका सेल था, ये इसको अगर आप क्या बोलते हो भाई, तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जस्ट जो आता है उसको आप क्या बोलते हो, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड बिटवीन द, देखो नाम में दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड होता है उसे आप क्या बोलते हो, तो भाई साइटोप्लाज्म। इट इज अ मूविंग मतलब वो हिलता डुलता रहता है, स्टिकी चिपचिपा रहता है सब्सटेंस। मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। ये आपका सेल है, सेल के अंदर जितना भी आपको ऑर्गन्स रखना है वो सारे के सारे ऑर्गन्स आपको किधर मिलेंगे भाई, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेंगे। साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म यही जगह है जहां पर कोई भी रिएक्शन होता है, सेलुलर केमिकल रिएक्शन यहीं पर होते हैं। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज द साइटोसॉल। मतलब अगर मैं ये साइटोप्लाज्म देखूं, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ऑर्गन है, अब ये ऑर्गन को छोड़ के जो भी जगह बचती है उसको आप क्या बोलते हो, तो भाई साइटोसॉल बोलते हो। क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोसॉल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनल रखा है, ये ऑर्गेनल को अगर मैं निकाल दूं उसके बाद जो भी जगह बचेगी वो जगह को मैं क्या बोलूंगा भाई, तो साइटोसॉल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, साइटोसॉल। मार्क करके रखना, साइटोसॉल। साइटोसॉल स्टोर्स वाइटल सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड। क्या क्या स्टोर करता है, वाइटल सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एक्सेट्रा। इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रैनुलर एंड डेंस, while in plant cell is thin and mostly pushed towards the periphery due to the central large वैक्यूल। तो अगर हम लोग ये वाला डायग्राम अगर अपना देखें तो एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म देखो प्रॉपरली दिखेगा। देखो ये पूरा आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, सब जगह इवनली फैला हुआ है। बट अगर यही सेम सेक्शन को मैं प्लांट सेल में देखूं तो प्लांट सेल में आपको साइटोप्लाज्म थोड़ा कम दिखता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो बड़ा वाला वैक्यूल है ना, ये बहुत कम, फिर भी तो छोटा ही दिखा है, बट ये बहुत वैक्यूल बहुत बड़ा रहता है। तो इसीलिए आपका जो भी सेल साइटोप्लाज्म रहता है वो इधर पेरीफेरी पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला हुआ रहता है टुवर्ड्स द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब क्या कि आपका सेल है तो सेल के ऐसे कॉर्नर में आपको क्या मिलेगा भाई, तो साइटोप्लाज्म मिलेगा। पेरीफेरी का मतलब होता है कॉर्नर या फिर कोना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या बात किया भाई, तो ऑस्मोसिस पूरा का फ्लो चार्ट आपको बना के दे दिया मैंने, साइटोप्लाज्म का बात कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन, दैट इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बात करते फिर हम इसे यहाँ पर स्टॉप करेंगे। देखिए जब मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो ये क्या है भाई, कमांडिंग, एकदम बोलते हैं ना पप्पा है, पप्पा कंट्रोलिंग सेक्शन है ये। The dark round spot seen under the microscope while observing the onion peeling stained with iodine is the nucleus of the cell। तो ये मार्क कर लेना, stained with iodine, इंपॉर्टेंट है। आगे हाँ, अभी देखो हम लोग ने किसका बात किया था, तो भाई प्लांट सेल का बात किया था। आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन देख लो। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, आपका सेल वॉल ऐसा नॉर्मल है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, सेल वॉल बर्स्ट हो रहा है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है भाई, जितनी भी चीज़ें वो बाहर आती हैं बर्स्ट होके बाहर आ रहा है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होगा भाई, वो वाटर को क्या करता है भाई, अंदर लेता है। चलो नेक्स्ट देख लो। हाँ ये देख लो, ये अभी आपको बताता है प्लांट सेल। नॉर्मल सेल वॉल जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ना ही तो पानी बाहर देगा ना ही तो पानी अंदर देगा। नॉर्मल या फिर टर्जिड सेल्स,
नॉर्मल टर्जिट सेल जिसमें पानी देखो अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है, पानी कम है, तो ये क्या करेगा, वाटर को बाहर दे देगा, तो ये क्या परफॉर्म करेगा भाई, तो एक्सो ऑस्मोसिस परफॉर्म करेगा। वेरास जब आप इसको देखोगे साइटोप्लाज्म श्रिंक्स फ्रॉम सेल वॉल, तो यहाँ पर आपका वाटर कंटेंट कम है तो ये वाटर को बाहर से मंगाता है, तो ये क्या करेगा भाई, एंडोस्मोसिस करेगा। आई होप आपको ये फोटो समझ में आ रहेगा कि मैंने क्या बात किया। ये एनिमल सेल के लिए हमने बात किया है, यहाँ पर एनिमल सेल का बात था और ये प्लांट सेल का बात था। तीनों में ये जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पर ना ही तो वाटर अंदर जाएगा ना तो वाटर बाहर आएगा। ये वाला जो सेक्शन है इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा भाई, तो अंदर से वाटर कहाँ जा रहा है भाई, बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है, ऑस्मोसिस, बट एक्सऑस्मोसिस दिखाता है। वैसे ये जो श्रिंक्ड सेल है ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ये भी क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस होता है वो होता है एंडोस्मोसिस होता है। क्या होता है भाई, एंडोस्मोसिस। चलिए इसके बाद फर्दर ये आपको मैंने अभी साइटोप्लाज्म बताया। देखो सबसे बाहर का आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन मार्किंग है। अंदर आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर जितना दिख रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये छोटे छोटे इसके क्या रहते हैं, तो सेल ऑर्गेनल रहते। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट हम न्यूक्लियस देख लेते हैं, देन वी शैल बी स्टॉपिंग विद दिस सेक्शन। इसका जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट सेक्शन में आएगा। फिर देखो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, वी व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया एनिमल सेल में। व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी न्यूक्लियस कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विद स्मॉल पोर्स। छोटे छोटे देखो पोर्स दिख रहे हैं और इसका डबल लेयर मेम्ब्रेन था। डबल लेयर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन और ये दो मेम्ब्रेन ऐसा। दिस पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वन राउंड न्यूक्लियोलस एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। तो इसके अंदर यहाँ पर सेंटर में कौन रहता है भाई, तो न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर कौन रहते हैं, तो ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं। विच chromatin fibers are thin and thread like structure which condenses to form short thin chromosome at the time of cell division। यही वो क्रोमैटिन नेटवर्क है जो क्या हो जाएंगे भाई, तो ऐसे पूरे फैले हुए हैं, फिर ये क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, ऐसे कंडेंस हो जाएंगे और आपको क्या बना कर देंगे, तो भाई क्रोमोजोम बना कर देंगे। क्या बना कर देंगे भाई, तो ऐसे ऐसे ये क्रोमोजोम्स बना कर देते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एन जीन। और ये जीन और ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहता है ना, ऐसे फंक्शनल सेगमेंट्स रहते हैं, ऐसे छोटा सेक्शंस रहेगा। ये छोटे सेक्शंस को आप क्या बोलते हो, तो जीन्स बोलते हो। ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 13 हेरिडेटरी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसको बहुत अच्छे से। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखो भाई क्या बोला है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। मैंने बोला ना पप्पा इन द सेंस ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को, उसके साथ साथ सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। प्लस इसका काम क्या है, ये सपोज ये क्या है, पप्पा है, पप्पा के अंदर का जो भी कैरेक्टर रहेगा वो किसके अंदर जाएगा, तो भाई वो बच्चे के अंदर जाएगा। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर काम करने का किसका है भाई, तो न्यूक्लियस का है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहेंगे। कुछ अगर नहीं समझा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप करिए, हम उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।